बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज का जो टॉपिक है इंतहाई अहमियत का हामिल है और उस पर यकीनन बात करने की इसलिए ज़रूरत है कि इस वक्त हम अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में जब बदलते हुए दौर को देखते हैं, बदलते हुए तरीक़ेकार को देखते हैं, तो यकीनन इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बदलनी नहीं चाहिए, जिनमें से एक पर आज हम बात करें और वो है हमारी इखलाकी तरबियत। जब भी तालीम की बात करते हैं, तालीम के मैदान की अगर बात की जाए तो माशाल्लाह इस वक्त हम उसमें तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तालीम के मैदान में आगे निकलें। इसी कोशिश में कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हमारी तरबियत कहीं पीछे रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? इखलाकी तरबियत करना किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है? एक बच्चा, एक नौजवान, उसकी इखलाकी कदरें कौन बेहतर बनाएगा? क्या घर वाले बेहतर बनाएंगे? अगर वालिदैन नहीं तो फिर किनका काम है? क्या असातिज़ा कराम का काम है? क्या इस सोसाइटी का काम है? या फिर इस सोसाइटी में रहने वाले तमाम अफराद की ये ज़िम्मेदारी है कि इसमें रहने वाले तमाम बच्चों की, तमाम नौजवानों की रहनुमाई करें, उनकी बेहतरीन तरबियत करने में उनके किरदार अदा करें। और साथ ही साथ जहां हम इखलाकी तरबियत की बात करते हैं तो डेफिनेटली इसमें किसी भी एज ग्रुप से हमारा ताल्लुक़ है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो यकीनन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इखलाकी कदरों को बेहतर बनाएं, अपने इखलाक पर तवज्जो दें और इसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोई ना कोई एफ़र्ट करें। ये एफ़र्ट क्या हो सकती है? आज के प्रोग्राम में इन डिटेल हम इस पर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि हम अपनी इखलाकी कदरों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तालीम के साथ साथ इखलाकी तरबियत किस तरह से की जा सकती है, चाहे एक बच्चे की बात की जाए, नौजवान की बात की जाए, या ओवरऑल सोसाइटी की ग्रूमिंग की जब हम बात करते हैं तो फिर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना किरदार अदा करें इस माशरे के अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए और इसकी खुशहाली के लिए भी किरदार अदा करना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज इस सवाल से बात होगी और साथ ही साथ वक्त बदल रहा है तो नए दौर के नए तकाज़े हैं जिनको अपनाना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। नए दौर के साथ नए अंदाज अपनाएं, कैसे अपना सकते हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में डिस्कशन होगी। इन दोनों टॉपिक्स से रेलिवेंट आप हमारे से कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, या फिर कोई सजेशन आपके माइंड में हो तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं पार्टिसिपेट करना चाहें तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, कराएंगे, लेकिन जी उससे पहले कुछ बात हो जाए मौसम की और जानेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 42, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 41, मिनिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 44, मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 23, मिनिमम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 39, मिनिमम 21 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी मौसम की सूरत हाल आपने जानी। टॉपिक के हवाले से बात करने के लिए आज जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जल्दी से तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद ईसा, एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया ईसा आपके आने का। आज की दूसरी मेहमान का तारुफ कराएंगे, खुशामदीद कहेंगे। वजीहा जफर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वजीहा आपके भी आने का। आज की तीसरी मेहमान फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रही हैं। वेलकम करेंगे जी शुमाइला हुसैन हमारे साथ हैं, माहिर तालीम है, शायरा भी हैं। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच।
बहुत शुक्रिया शुमाइला आपके आने का। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी ईसा से। ईसा, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो हमारा टॉपिक है, तालीम के साथ साथ इखलाकी तरबियत भी ज़रूरी, कितनी इंपॉर्टेंस का हामिल है? ये दो हिस्से हैं। एक तरफ तालीम है जहाँ आप एजुकेशन हासिल करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। दूसरी तरफ आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग है, तरबियत जिसको हम कहते हैं। विदाउट कैरेक्टर बिल्डिंग और बग़ैर तरबियत के वो तालीम एक बर्तन, एक खोखले से शेप में जो है वो आ जाती है। तो अगर तरबियत है किसी की तालीम के साथ, वो किसी जगह पर बहुत खूबसूरत से जो है वो एक फ्रेज़ लिखा हुआ था कि डिग्रियाँ तो महज असनाद हैं आपके, दस्तावेज़ी असनाद, लेकिन आपका इल्म तो आपके ज़बान से, आपके किरदार से, आपके बातों से जो है वो झलकता है। बिल्कुल। अगर आपका इल्म, अगर आपका एजुकेशन ट्रांसफॉर्म हो के आपकी पर्सनालिटी में नज़र नहीं आता और आप जहाँ जाते हैं वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, सो इट मीन्स कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ वो डिग्रियाँ हासिल की हैं, आपने तरबियत हासिल नहीं की। तो ये दो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं। अगर तालीम है साथ में तरबियत भी होगी तो तब दोनों का जो अफादियत है वो ना सिर्फ पर्सनल लेवल पर, सोशल लेवल पर और इवन पॉलिटिकल लेवल पर जो है उसको हम उससे फ़ायदा हासिल बिल्कुल फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम शख्सियत साजी पर तवज्जो दें, पर्सनालिटी ग्रूमिंग को देखें कि हम अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए कितना काम करें। क्या कहना चाहेंगी वजीहा? अच्छा, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। वो आपका एक ऐसा फेज़ है, प्रोसेस है जो चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाता है और वो डिपेंड करता है। बचपन में आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने एक्सपीरियंशियल वो जो बेसिस होते हैं उनके ऊपर रिलाई करना शुरू हो जाते हैं। फिर अक्सर लोग जो हैं वो अगर डिपेंडेंसी, अगर पेरेंट्स की तरफ से उस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ तो अक्सर लोग विक्टिम का रोल प्ले कर लेते हैं कि हमें तो ये सिखाया ही नहीं गया। तो मेरा ये मानना है कि इमोशनल डेवलपमेंट ऐसी है, क्योंकि IQ जो है ना वो जेनेटिकल, वो एक फिक्स होता है, लेकिन EQ को हम 60 साल के भी हो जाए ना तो उस पर काम कर सकते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको जितना लेके चलते हैं, क्योंकि EQ ही बेसिकली जो इमोशनल कोशेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट हमारी है, वही पर्सनालिटी है। तो जो लोग इसको समझते हैं कि हमें इस पर काम करना चाहिए, वो अपने ज़िंदगी के हर बुरे तजर्बे से सीख के अपनी पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी लेके आते हैं। लेकिन जो विक्टिम का रोल प्ले करते हैं वो फिर दूसरों के लिए भी मसला क्रिएट करते हैं, अपने लिए भी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि हमने अपनी तरबियत को कैसे बेहतर बनाना है। अपनी तरबियत से मुराद हम जो बच्चों की तरबियत करें, हम जो नौजवानों की ग्रूमिंग करें, उनकी बेहतरीन रहनुमाई करने की कोशिश करें, उसमें हम किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं। हमें चूँकि एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, तो शुमाइला से भी जान लेते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू। जी शुमाइला, क्या कहना चाहेंगे? बच्चे, मेरा हमेशा से जब कोई कहता है कि अखलाकी तरबियत होनी चाहिए, एजुकेशन के साथ ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो मेरा एक सवाल हमेशा लोगों से ये रहा कि आप कहते हैं कि आपने अपने बच्चों की तरबियत करनी है, अखलाकी तरबियत करनी है, तो आप अपने अखलाक कैसे शो कर रहे हैं? ये भी इत्तफाक करें कि साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्हें भी अंदाज़ा होगा कि होता क्या है कि हम बच्चों से कहते हैं झूठ नहीं बोलना। ये सबसे पहला हमारी अखलाकी कदर है ना, बड़ी बुनियादी अखलाकी कदरों में झूठ नहीं बोलना। लेकिन हम बच्चे के सामने खुद झूठ बोलते हैं। उसे कहते दादी अम्मा आई, उनसे कहना फ्रिज में फलानी चीज़ नहीं पड़ी हुई, होता है ना, छोटी सी चीज़ है, बुनियादी बात है। और बच्चा फिर क्या सीख रहा है कि झूठ तो बोलना है। कहते रहे आप नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन आप उसके सामने शाउट करेंगे, आप उसे कहेंगे बेटा शाउट नहीं करते, सही, वो ऑफ कोर्स वही करेगा जो वो देख रहा है। आप किताबों में पढ़ाते रहें, आप उन्हें डंडों से सिखाते रहें, वो वही करेगा जो आपको करता हुआ देखेगा। तो इसलिए मतलब अखलाकी तरबियत के लिए ज़रूरी है पहले बड़े अपनी तरबियत करें, फिर बिल्कुल इसको हम कंटिन्यू करेंगे इसी डिस्कशन को। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं, खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। तालीम के साथ साथ तरबियत क्यों ज़रूरी है, और जब तरबियत की बात आती है तो इखलाकी तरबियत की क्या अहमियत है, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले उसी को कंटिन्यू करेंगे। ईसा, जैसे शुमाइला ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि अगर हम अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करना चाहते हैं तो पहले हमें एज ए रोल मॉडल प्ले होना होगा, या हमें एक रोल मॉडल के तौर पर अपने आप को पोर्ट्रे करना होगा। हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, हम कैसे बेहतर हो सकते हैं जैसा हम अपनी औलाद को देखना चाहें। क्या आप समझते हैं कि आज के वालिदैन जो हैं वो इतनी अहलियत रखते हैं, या फिर उनके अंदर इतना पोटेंशियल, इतनी टॉलरेंस है कि वो ख़ुद को बदल सकें?
वो एक बहुत खूबसूरत सा एक नावल है उर्दू का, तौबतुन नसूह, मैडम ने ज़रूर पढ़ा होगा। तौबतुन नसूह की जो पंच लाइन है वो ये है कि एक शख्स है, वो बेहोश हो जाता है और उस बेहोशी में जो है वो अपनी वो क़यामत देखता है, क़यामत वो माहौल देखता है, तो जैसे ही वो होश में आता है बहुत डर जाता है वो, और अपने तमाम बच्चों को वो राह रास्त पर लाने के लिए जो है वो कारबंद हो जाता है। तो वो अपने तमाम बच्चों को जब बिठाता है अपने सामने, तो जो सबसे छोटा बच्चा है वो अपने अब्बू की बात मान जाता है। अच्छा। लेकिन जो सबसे बड़ा होता है ना, वो अब्बू की बात नहीं मानता। इसमें वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लाइफ है ना, जो अगर आप बचपन में किसी को कोई चीज़ बताएंगे, जब वो छोटा होगा वो आपको ज़्यादा आइडियलाइज करता है और उस आइडियलाइजेशन के बाद वो आपकी बात मानता है। लेकिन चूंकि जो बड़ा है वो बड़ा एक अपना लाइफ स्पेन गुजार के आया होता है, उसके अपने कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो उन एक्सपीरियंसेस के बेस के ऊपर आपकी बात को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता। हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो उन्होंने एक लाइफ स्पेन गुजारा होता है, उनके कुछ अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उनके कुछ अपने बाइसेस और अपनी जो है वो ग्रूमिंग हुई है। तो जिस स्टेज पर वो होते हैं एज की, वहाँ पर एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो उनके अंदर आना, कोई मैं नहीं समझता अपनी एक्सपीरियंस के हवाले से या ऑब्जर्वेशन के हवाले से नहीं समझता उनमें कोई इतनी ज़्यादा तब्दीली आएगी। लेकिन एक्सेप्शंस, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस होती, चेंज हो सकती हैं। लेकिन मैंने फिर बहुत से वालिदैन को देखा है कि अपने बच्चों की खातिर, अपने बच्चों की तरबियत के खातिर वो सब कुछ तब्दील कर देते हैं। और ये एक इंस्टिंक्ट भी है, बेसिक एक मैटरनल और पैटर्नल जो इंस्टिंक्ट है वालिदैन की, वो ममता जिसे हम कहते हैं, वो है। और अब्बू की मोहब्बत, वो मोहब्बत इतनी स्ट्रांग होती है कि वो पूरे कैरेक्टर को बाद में चेंज कर देती है। यकीनन ऐसे ही। तो ये बच्चों की ग्रूमिंग के लिए, बच्चों के उसके लिए, ब्रॉट अप के लिए जो है वो ये बहुत ज़रूरी है, और ये अमूमन ये हो जाता है ऐसा। बिल्कुल ऐसे ही। जहाँ बच्चों की तरबियत की और बचपन की बात करें तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है वजीहा। अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि हमारा तरीक़ेकार कुछ ऐसा है, अच्छा अभी तो बच्चा छोटा है, अभी इसको क्या सिखाना है, ये बड़ा होगा खुद ही सीख जाएगा, वक्त इसे सिखा देगा, हालात सिखा देंगे, माशरा सिखा देगा, अभी इसको अपनी ज़िंदगी जीने दो, अभी इसे आराम सुकून से रहने दो। जबकि साइकोलॉजी ये कहती है कि 7 साल के दरमियान में बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। आप जो उसे करके दिखाएं, जो उसको सिखाएं, उसने सीख लेना और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। तो फिर कितना ज़रूरी है कि हम ये शुरू के 7 साल बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल समझते हुए बच्चे की तरबियत करें। अच्छा, मैं एक चीज़ हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि पेरेंटहुड है ये एक रुतबा है। ये एक, आप जैसे कोई जॉब करते हैं ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे पहले दिन गया आपकी जॉब स्टार्ट हो गई, तो पेरेंटहुड भी ऐसे ही है कि बच्चा आपकी गोद में आया और बस आपकी जॉब स्टार्ट हो गई। अब वो ये जॉब नहीं है कि खिलाना पिलाना और बस ये पैम्पर चेंज कर देना है, सिर्फ ये छोटी सी ड्यूटीज़ नहीं है। छोटी इसलिए कि सबसे मेजर ड्यूटी ही ये है, क्योंकि वो तो जानवर भी अपने बच्चे को खिला लेता है। मेजर ड्यूटी ये है कि आप उसकी अखलाकियात पे कैसे, उसके इक़दार पे कैसे, इन सारे रवैयों पे कैसे काम करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, पेरेंट्स इसलिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो खुद कर रहे होते हैं, तो वो उनको खुद छोड़नी है। इस वजह से वो खुद भी होते हैं डिफेंसिव हो जाते हैं पेरेंट्स अक्सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस ये चीज़ रखती है कि आप बच्चे की, जब बच्चा आपकी ज़िंदगी में आ गया है तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ चुके हैं, और फिर उसके बाद आपके प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं। अब वो जितना डिले करेंगे, उस डिले के अंदर पेरेंट्स का अपना नुकसान है। अब अक्सर मैं एक और चीज़ मेंशन करूँगी, कुछ बच्चों का EQ बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है कि वो भांप लेते हैं इमोशंस को, रवैये की तब्दीलियों को, हर चीज़ को भांप लेते हैं। तो पेरेंट्स उनसे बचना शुरू हो जाते हैं, परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि ये बहुत तेज़ है, इसको हम कैसे साइड पे करें, कैसे छुपाएं। तो पेरेंट्स उस चीज़ को कवर करने में लग जाते हैं, ऐसे ही है कि कैसे दबा दें, कैसे सप्रेस कर दें। जब वो चीज़ आप दबाते हैं ना, वो और बुरे तरीके से सामने आती है। तो अक्सर पेरेंट्स बड़े परेशान होकर, इवन के भी तो केसेस जो आते हैं वो 1.5 साल के बच्चे के आ रहे हैं, 2 साल के बच्चों के आ रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों के इतने सवेयर केसेस आ रहे हैं। क्यों? पेरेंट्स को पेरेंटिंग नहीं आ रही, और हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी नहीं है, जो सही बात है कि ट्रेनिंग नहीं है। और आजकल लाइफ इतनी बिजी कर दी है हमने कि दोनों जॉब कर रहे होते हैं, या दोनों हम इम्पल्सिव बहुत हो गए ना, एट अ टाइम बहुत सारे काम कर रहे हैं घर पे होते हुए भी, तो वो बच्चा जो है ना निगलेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये कंसीडर कर लें कि बच्चा आपकी ज़िंदगी में आया है तो सिर्फ खाना पिलाना नहीं, उसकी तरबियत का टाइम भी शुरू हो गया है। और वो चाहे 1 साल का है, चाहे 6 महीने का है, आप जो कर रहे हैं वो उस चीज़ को फॉलो करेगा। इवन कि हम क्या करते हैं, 6 महीने के बच्चे को हाथ में स्क्रीन पकड़ा देते हैं,
उसको दिखा देते हैं, कार्टून दिखा देते हैं, चुप हो जाए और खुद हम काम कर लें। द पॉइंट इज कि वो तरबियत फिर स्क्रीन कर रही है, पेरेंट्स नहीं कर रहे। मैं तो चलते फिरते देख रही होती हूँ कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसके हाथ में मुझे टैबलेट फोन नजर ना आए। ऑल द टाइम बच्चा जो है ना स्क्रीन को देख रहा है, वही जुबान बोल रहा है, वही इसकी खुशी महसूस करते हैं हमारा बच्चा ये डिमांड कर रहा है तो फौरन से इसको लाके देते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। तो उसमें क्या है, आप देखिए बच्चा बात कम करेगा, पोइम ज्यादा पढ़ेगा, राइम ज्यादा वो करेगा, बात कम सुनेगा, अपनी इमेजिनेशन में ज्यादा रहेगा। तो वो इखलाकियात कैसे सीखेगा जब वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर ही नहीं आ रहा है। तो उसको ह्यूमन ओरिएंटेड करें, ऑब्जेक्ट या टैबलेट या स्क्रीन ओरिएंटेड प्लीज मत करें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों का सोशल इंटरेक्शन डेवलप करें। इसको डेवलप करने के लिए कितनी एफर्ट करनी है, पेरेंट्स ने क्या किरदार अदा करना है और कितना ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारियां समझें। ऐसे में पेरेंट्स को कौन काउंसलिंग देगा, कौन उनको समझाएगा कि पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी जॉब है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शुमाइला, ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो मैं आपसे कंटिन्यू करना चाहूँगी, कितना ज़रूरी है कि हम देखें कि हमारे वालिदैन जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें, परखें और उसमें अगर बेहतरी की गुंजाइश है तो ज़रूर बेहतरी लाएं। ये ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो हमारे पास 6 घंटे एक बच्चा है, 5 घंटे है। हम मेरे पास अगर क्लास में 40 मिनट की एक क्लास है, 45 मिनट की क्लास है, उसमें हमने तो सिलेबस पूरा करवाना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें यूनिफॉर्म का पाबंद कर सकते हैं या क्लास में बिहेव करने के लिए सख्ती कर सकते हैं या प्यार से समझा सकते हैं। लेकिन अब इन सब बच्चों के बैकग्राउंड डिफरेंट होते हैं, इनके मामला डिफरेंट होते हैं, इनका आपस में इंट्रैक्शन और तरह से होता है। एक ही बात पे एक बच्चा किसी और तरह रिएक्ट करता है, एक बच्चा किसी और तरह रिएक्ट करता है। तो पेरेंट्स आते हैं, जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, हम उनसे कहते हैं कि देखिए जी आपके घर में ये इशू हमें लग रहा है, बच्चे पे टाइम दें। तो आगे से वो कहते हैं लो आपके पास हम इसलिए तो भेजते हैं आप इन्हें सिखाएं। बिल्कुल। तो भाई हम इतना कुछ नहीं सिखा सकते। क्लास में 100 बच्चा, 150, 200 बच्चा है, हम 200 बच्चे को ये नहीं सिखा सकते जो आप पेरेंट होते हुए अपने घर के लेवल पर इंडिविजुअली उन्हें सिखा सकते हैं। वो नहीं सिखाते, कहते लो जी हमने कर दिया। अच्छा फिर मोबाइल ले दिया, जैसे इन्होंने बात की अभी, हम मोबाइल तो ले दिया। अब मोबाइल तो ऐसा शुतरे बेमुहार है, इसमें तो दुनिया जहाँ की चीज़ें हैं, हमारे ज़माने में नहीं था। एक और बात भी मैं कहा करती हूँ कि हम अब तक हम लोग ये समझते हैं कि ला इल्मी मासूमियत है, हालांकि मासूमियत एक और चीज़ है। हमें ला इल्म रखा गया था या हम रहते थे, हमारा ज़माना कोई इतना तेज़ था भी नहीं, मतलब हमसे पीछे वालों का तो और भी स्लो था। तो जो हमारे पास ये 2000 के बाद वाले बच्चे पैदा हुए और अब तक ये जवान हुए, बड़े हुए हमारी आंखों के सामने, इनके रवैये टोटली डिफरेंट है। ये डिजिटल दुनिया के लोग हैं, ये अपने पेरेंट्स को उस तरह अहमियत भी नहीं देते। हम थे, अभी तक हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि भी मेरी अम्मी की घूरी से आप लोग भी अपनी माँ की घूरी से डरते होंगे। अब के बच्चे मैं देखती हूँ माएँ घूरियाँ डालती रहें, माएँ गुस्सा करती रहें, कुछ प्यार से कहती रहें, वो कहते तुसी कौन हो, वो कोई लिफ्ट नहीं कराएंगे। अच्छा, फ्लॉ कहाँ पे आया आपकी नज़र में, क्यों ऐसे हो गए आज के बच्चे? क्या वाकई आज के बच्चे बहुत तेज हो गए? बच्चे हमने खुद तेज किए ना, हमने उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड तो कर दी, लेकिन हम फिर वही बात कि हम खुद सारा दिन तो मोबाइल लेके बैठे हैं। बच्चे से कहते हैं बेटा मोबाइल यूज़ नहीं करते, बेटा कहता है आप खुद कर रही हैं मैं क्यों ना करूँ, वो भी लेके बैठ जाता है ऐसे ही। और फिर वो जिद करते हैं बच्चे। वही जैसे ये कह रही थी कि 6 महीने के बच्चे को मोबाइल देते हैं और पेरेंट्स बड़े फख्र से कहते हैं हले साल का बच्चा होया है, बड़ा चंगा मेरे बच्चे ने मोबाइल यूज़ करना आंदा है। अल्लाह के बंदो आप ये क्या कर रही हैं उसकी आई साइड पे, फिर उसके रवैयों पे कितना असर है। इतने इतने बच्चे आपस में बात करते हैं, हम उसको नहीं कंसीडर करते। आप इसे कंटिन्यू करेंगे इस शुमाइला डिस्कशन को, हमें एक ब्रेक के जाने बढ़ना, ब्रेक से वापस आते गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो आप फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इखलाकी तरबियत की बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले और उसी को कंटिन्यू करेंगे। शुमाइला से ही बात करेंगे। शुमाइला, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया था कि हम ये देख रहे हैं कि आजकल के वालिदैन ये कंप्लेन करते हैं टीचर से जाके कि इखलाकी तरबियत करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि टीचर्स ये सोच रहे होते हैं या उनके एंड से ये हमें पर्सपेक्टिव सामने आता है कि वो समझते हैं कि वालिदैन ने ये इखलाकी तरबियत करनी है। अब ये फ्लॉज जो आ रहे हैं, जो गैप आ रहा है, इसको कौन फिलअप करेगा? जल्दी से अपनी बात को मुकम्मल करें और हमें कोई प्यारी सी अच्छी सी
नज़्म भी सुनाएं। देखिए गैप जो फिलअप इसी तरह से हो सकता है कि पेरेंट्स और टीचर्स जो है अपने अपने एज पे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। पेरेंट्स ये ना सोचें कि जो टीचर है वही सब कुछ सिखाएगा, और टीचर ये ना सोचें कि सिर्फ पेरेंट्स का ही काम है ये सारा। देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं, जो हमारा सिलेबस होता है, उसके थ्रू भी हम यही सब चीज़ें उन्हें कह रहे होते हैं ना कि धोखाधड़ी नहीं करनी, आपने सच बोलना है, आप जो है आपके ये हकूक़ हैं, फलाने के ये फ़राइज़ हैं, ये सब सिलेबस में चीज़ें होती हैं ना। लेकिन इनकी जो इम्प्लीमेंट है वो तो जब हो रहा होगा वो पेरेंट्स ही उन्हें कर सकते हैं ना वॉच, हम तो हर टाइम इनके साथ नहीं हैं। तो इसलिए फिर पेरेंट्स को भी ये करना होगा कि सिर्फ उनको डिग्रियां दिलवा लेना, जैसे इन्होंने भी बात की थी कि सनद मिल जाना, डिग्री मिल जाना बड़ी बात नहीं होती। अगर वो आपके रवैये में नहीं आती हैं चीज़ें, तो फिर तालीम जो है वो खाली तालीम कितनी देर आपको, लेकिन फिर उसका फ़ायदा नहीं है। चल आपने मुझे नज़म के लिए कहा, नज़म मेरी यूँ है कि हमारे जो बचपन में चीज़ें थी जो आज नहीं हैं और मिस कर चुका हम तो मिस करते ही हैं, और आज के बच्चों को तो मिलती नहीं है क्योंकि वो मोबाइलों में लगे हुए हैं और वो हर टाइम घरों के अंदर बंद हैं, कमरों में बैठे हुए हैं। एसी का ज़माना है, छतों पे सोने का वैसे फैशन नहीं रहा, इवन हम खुद भी अब नहीं सोते। लेकिन ये कि वो चीज़ें जो बचपन में कभी रात के टाइम छत पे सहन में सोए हुए हैं और छत पे देखते थे आसमान पे, तो वो एक बड़ा खूबसूरत सा एक मंजर, फिर बचपन के हमारे खेल, उस पर मैंने एक पंजाबी में नज़म कही, तो मैं उसके ज़रूर सुनाना चाहूँगी। वरियाँ तो तारे नहीं तक्के, वरियाँ तो, वरे मतलब साल, अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं साथ बताऊँगी। वरियाँ तो तारे नहीं तक्के, दीवे दी लो भी नहीं सेकी। दीवा जलता था तो उसकी सेक आया करता था ना, हल्की तपिश। चांद दे नाल भी दौड़ नहीं लाई। ये एक बचपन में हमारा ये था कि चांद, हमें लगता था हमारे साथ चलता है, तो हम बच्चे ना मुकाबला लगाते थे कि चांद किसके साथ जाएगा। बिल्कुल। तो चांद दे नाल भी दौड़ नहीं लाई, सिजदी अख विच अख नहीं पाई। ना गले विच ठीपे रखे, गुल्लक हुआ करते थे। ना गले विच ठीपे रखे, ना ठीपे दी पोग पुगाई। मिट्टी दी रोटी नहीं थप्पी, मिट्टी के बर्तन बनाते तो मिट्टी की रोटियां भी होती नहीं। मिट्टी दी रोटी नहीं थप्पी, गाची दी हांडी ना पकाई। गाची वो तख्ती पे जो लगाते थे उसको ऐसे पीस के तो अपनी तरह से हम हांडी बना देते उसकी। गाची दी हांडी ना पकाई, ना तख्ती नू पोचा लाया। तख्ती अगर लिखी हो तो अंदाज़ा होगा उसको पोचा लगता था। ना तख्ती नू पोचा लाया, संगत विच ना शीदन खेडी। पत्तियां दी सीटी ना वजाई, टालियां ते ना पींग बनाई। अंबड़ी दी चुन्नी नहीं सूंघी, अंबड़ी अम्मी। अंबड़ी दी चुन्नी नहीं सूंघी, प्यो अपने ने गल नहीं लाई। चंदरे भा ना जिद ना मुकाई, ना भैनां नाल खेड रचाई। गुड्डियां दा भी ब्याह नहीं कीता, नाने मोडे चोग नहीं चुगी। ये खेल था कि मेरे मोडे कौन चढ़ी, वो नाना अब्बू कहा करते थे। तो नाने मोडे चोग नहीं चुगी, लक टुनू दी आवाज़ नहीं आई। ये कहानी थी, उसके अंदर ना लक टुनू टुनू बार बार रिपीट हुआ करता था। लक टुनू दी आवाज़ नहीं आई, वारिस शाह दी हीर नहीं गाई। किकली दा गिद्दा नहीं पाया, ना टाली मुड घर बनाया। सब गवा के मैं की कमाया, सब गवा के मैं की कमाया। दुख वटिया ते जिंद लुटाई, किसे भी मोड़ ते आवाज़ ना आई। घर नू आ जा शाम जे आई, घर नू आ जा शाम जे। वाह क्या बात है। और आपकी नज़्म से जो है ना वो बचपन की यादें यकीनन ताज़ा हो गई। तो ईसा बचपन की जब बात हुई, यानी कि थोड़े पुराने वक्तों की बात हुई, आज से 20-25 साल कबल की बात हुई, तो बड़ा एम्फोसिस किया जाता था बच्चों पे कि वो सलाम करें, वो देखें कि किस तरह से बैठना है, कोई बड़ा आ रहा है तो खड़े होना है, उसको जगह देनी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आज हम देखते हैं शायद ऑब्सोलीट हो गई हैं। क्यों हुई आपकी नज़र में? आपके सवाल के जवाब से पहले मैम ने जो नज़म सुनाई उनमें मैं सजेशन दूंगा आप उसमें ये भी ऐड कर दें कि बचपन में हम मोहल्ले के घरों की घंटियाँ भी बजाते होते थे, तो वो भी उसमें ऐड कर दें ताकि नज़म पूरी हो जाए। आपने जो वो छोटी छोटी बातें की कि कोई बड़ा आ जाए आप खड़े हो जाएं, आप ताज़ीमन जो है वो बात करें, ये चीज़ें एक तो हमें थोड़ा सा इसको एक स्ट्रक्चरल वाइज में अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मेरे अपने नज़रिए से आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं। इसको मैं एवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज़ कहता हूँ कि हर ज़माने के अपने कुछ वैल्यूज़ होते हैं। सही। और किसी ज़माने में ताज़ीमन खड़ा होना, किसी ज़माने में झुक जाना और आराम से बैठ जाना जो है वो शायद किसी ज़माने का वैल्यू था। लेकिन चूँकि वो ज़माना, आपने 20-25 साल की बात की, इस 20-25 साल के अंदर इतना डिजिटाइज हो गया, इतना मॉडर्नाइज हो गया और इतना फास्ट हो गया, इतना तेज़ हो गया कि अब इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं शायद वो रिप्लेस हो गई।
अब हमारा वैल्यू किसी को ताज़ीमन झुकना नहीं है। अब वैल्यू आ गया, किसी ने फेसबुक पे तस्वीर लगाई, आप लाइक दे दें, आप कमेंट करें, आप शेयर करें। हाँ। कोई किसी ने वीडियो चढ़ा दी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप उसको शेयर करें, आप उसको व्यूज़ दे दें। अब हमारे वैल्यूज़ चेंज हो गए। ठीक, पहले हमारा डिजिटलाइज हो गए। अब ये और वैल्यूज़ देखें सही कि कोविड से पहले, रीसेंट फिनोमेना है, साल 2 साल की बात है, कोविड से पहले हम गले मिलते थे, हम हाथ मिलाते थे, लेकिन बीमारी आ गई तो मास्क पहनने शुरू कर दिए, हाथ नहीं मिलाते, सीने पे हाथ रख के झुक जाते, नया वैल्यू ऐड हो गया। तो ये जैसे जैसे वक्त के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होती जाती है, हम वैल्यूज़ चेंज होते जाते हैं। तो जैसे जैसे वैल्यूज़ चेंज होते जाते हैं, इसी तरह से जो हमारे थोड़े से जो ऑब्वियसली एज गैप होता है हमारे और बड़ों के अच्छा, दरमियान। इसे कंटिन्यू करेंगे आपकी डिस्कशन को, आप ही से बात करेंगे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानी पड़ना, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। जी सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं अखलाकी तरबियत के हवाले से और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तालीम के साथ साथ कितना ज़रूरी है कि हम तरबियत पर भी तवज्जो दें। और जब बात आती है अखलाकी तरबियत की तो यकीनन उन तमाम वैल्यूज़ को अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बात की जाए, हमारी कल्चर वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे सोशल नॉर्म्स क्या हैं और ओवरऑल हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, उनके हवाले से बच्चों को अवेयर करना, इन वैल्यूज़ को बच्चों में इनकलकेट करना और फिर उन पे ये कंडीशन भी इम्पोज करना कि वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाए, यानी कि अपनी प्रैक्टिसेस में, अपनी डेली रूटीन में इन तमाम तर वैल्यूज़ को याद रखें, उनको मलहूज़ खातिर रखते हुए दूसरों के साथ जो है वो हम कलाम हों, दूसरों के साथ डील करें, दूसरों को अच्छे अंदाज में ट्रीट करें। इसमें इखलाक का क्या किरदार है, इस पर हमने जो है वो ब्रेक पे जाने से पहले भी बात की, उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। एक मरतबा फिर से अपने मेहमानों का तारुफ कराएंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी मोहम्मद ईसा, वजीहा ज़फ़र और शुमाइला हुसैन। और आपको बताएं कि अभी एक और मेहमान ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि रिसर्चर हैं, इंजीनियर हसाम ताहिर। खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवी का। और हसाम के हवाले से अपने नाज़रीन को बताएं कि इन्होंने कोविड-19 पर रिसर्च की है। वो रिसर्च क्या है, वो रिसर्च कितनी हेल्प आउट करेगी, स्टेट लेवल पे उसका क्या किरदार है, इंडिविजुअली वो कितना हेल्प आउट कर सकती है, उसके हवाले से विदाउट एनी डिले हम जो है वो हसाम से ही कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को और उनसे जानेंगे अपनी रिसर्च के हवाले से। हमें बताएं। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स रिसर्च, ये एक ऐसी रिसर्च है कि हमारा यहाँ पे सबसे मेन इशू था जब भी लॉकडाउन लगता था कि गरीब लोग क्या करेंगे। ठीक है, सबसे मेन इशू आता था कि लॉकडाउन लग गया, वहाँ पे इकॉनमी क्रैश कर गई या जो छोटे स्मॉल स्केल बिजनेस है उसमें मसाइल पैदा हो गए। अब ये हमने एक रिसर्च कंडक्ट की थी डीप लर्निंग मॉड्यूल्स के साथ, जो इस टाइम नई टेक्निक है और इस पर वो सारा विजन फ्यूचर विजन है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 भी है, जिस पर सिंगापुर, चाइना, जापान सारे काम कर रहे हैं। हमने ये काम किया कि हमने इस तरह का मॉड्यूल डेवलप किया जिसमें लॉकडाउन का पिन पॉइंट लॉकडाउन, एक होता है स्मार्ट लॉकडाउन, एक होता है पिन पॉइंट लॉकडाउन। वो मॉड्यूल वहाँ पे जज करेगा कि वायरल लोड कितना है। फॉर एग्जांपल, वायरल लोड एक एरिया है उसमें 60% एंड अबव है, वहाँ पे लॉकडाउन और SOPs इंप्लीमेंट करें, स्मॉल स्केल बिजनेस बंद करें। लेकिन जिस जगह पे 60% से कम है वायरल लोड, वहाँ पर वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं स्पेशली स्मॉल स्केल बिजनेस पे वो इम्पोज ना की जाएँ। ठीक है, उससे ये है कि अब जिस जगह 60% एंड अबव वायरल लोड है, हमने जब इसका सारा डाटा सेट इकट्ठा किया और जब हमने इसकी सारी ट्रेनिंग की तो हमें यही नतीजा इन कंक्लूजन निकला कि जिस जगह 60% से ज़्यादा वायरल लोड शो हो रहा था वहाँ पे स्प्रेड के चांसेस ज़्यादा थे। जिस जगह 60% से बिलो वायरल लोड था, अभी इस टाइम भी 60% से करंट सिचुएशन में जो वायरल लोड है वो कम है पूरे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से चौथा दिन लगातार 1000 से नीचे केसेस कोविड के आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से रिसर्च हो रही थी कि ये ऑटोमेटिकली फोरकास्टिंग कर रहा था नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे की फोरकास्टिंग ऐसे कर रहा था कि नेक्स्ट डे बता सकता था कि इस जगह पर इतना वायरल लोड हो सकता है, तो इस जगह पे नेक्स्ट पहले ही इकदाम कर लिया जाए और उस जगह पे रिस्ट्रिक्शंस या SOPs या जो भी लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन लगाना है वो पहले लगा दिया जाए। यानी इन शॉर्ट ये फोरकास्टिंग कर रहा था नेक्स्ट डे के वायरल लोड के साथ। तो ये एक नटशेल में था कि ये एक रिसर्च का एक एलिमेंट था। ठीक है, दूसरा इसमें जो रिसर्च के दूसरा पॉइंट था वो ये था कि एक्सरे से डिटेक्ट कर रहा था,
लेकिन बहुत सारी एक्सरे से कोविड डिटेक्ट कर रहा था, लेकिन बहुत सारी जगहों पे एक्सरे से कोविड डिटेक्ट हुआ, बट ये लेस टाइम में कर रहा था। अच्छा। हाँ, यूज़ जो हो रही थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स यूज़ हो रही थी। ठीक। अब उसमें हमें फ़ायदा यह था कि जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। अच्छा। ठीक है, इस टाइम जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जिसका नाम है और जो आने लगा है वो सारा कॉस्ट रिडक्शन और साइज़ रिडक्शन पर है। यकीनन ऐसे ही। ठीक है, अब जब कॉस्ट रिडक्शन और साइज़ रिडक्शन AI मॉड्यूल्स के थ्रू ही हो रही है इस टाइम करंटली, तो वो ही इम्प्लीमेंट हमने इसको स्मॉल स्केल पे किया था। डेफिनेटली अगर हायर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स हों और इसको रियल टाइम पे इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और ये जब मैंने फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट से डिस्कस किया था, उन्होंने भी कहा था कि आप हमारे पास आएँ, इसको कंडक्ट करें और इसको एक्सटेंड करें हमारे काम के अंदर। तो ये पूरी रिसर्च थी जो कि वायरल लोड प्रेडिक्शन कर रहा था नेक्स्ट डे का। हाँ। बिल्कुल, इस रिसर्च के हवाले से आपसे मजीद भी हम इंफॉर्मेशन लेंगे। बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हमें सामने दी है। चूँकि कोविड की बात हो रही है और ब्रेक पे जाने से पहले ईसा भी कोविड से रिलेटेड ही गुफ्तगू कर रहे थे कि कोविड-19 के आने के बाद हमने देखा कि हमारी अखलाकी कदरें थोड़ी चेंज हो गई। इसमें भी बहुत एक्सट्रीमिज़म देखने में आया कि लोगों ने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बड़ी अजीब तरीके से ख़त्म किए। बहुत ही ऐसे लगा जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, ख़ुद को एक शेल में बंद कर लेंगे तो शायद महफूज रहेंगे, किसी को घर आने नहीं देंगे, किसी से मिलने नहीं जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें करना थी SOPs के नाम पे, लेकिन उसका भी तरीक़ेकार हमने डिफरेंट कर दिया और फिर वही बात कि अखलाकी कदरें खो गए। ऐसा क्यों हुआ? ये हम इंसान इज़ अ सोशल बीइंग, वो एक मशीन की तरह इंसान नहीं है कि आपने एक बटन दबा दिया तो वो वही काम करेगा, ऐसा नहीं है। इंसान की जो है वो अपनी ज़ाती एक विल्स भी होती हैं जिनको वो चलाने का जो है वो ख़्वाह है। एक चीज़ आपने बड़ी नोटिस की होगी ड्यूरिंग कोविड कि ड्यूरिंग कोविड जितनी भी शादियां हुई वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हुई। उसमें एक तो कोविड वाला एलिमेंट तो ऑब्वियसली था तो सही, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट ये था कि जो लोग शादियां कर रहे थे उनके जहन में ये भी था कि हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, मेहमान कम आएंगे, ख़र्चा कम होगा, हमें बचत हो जाएगी। तो ये जो कोविड है ये हमारे सोशल वैल्यूज़ के साथ और हमारे बहैसियत ह्यूमन एज अ सोशल बीइंग के साथ सिर्फ बीमारी नहीं जुड़ी, इसके साथ पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो जुड़ा हुआ क्योंकि है। जब हम SOPs को फॉलो करने की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये भी तो अखलाकियात का दर्स ही है कि ख़ुद को भी महफूज रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। ऐसा ही है, ऑब्वियसली आपने ख़ुद को महफूज रखना है, दूसरे को भी महफूज रखना है, लेकिन इस दो के बीच के ख़ुद को महफूज रखना है, अगले को महफूज रखें, इन दोनों के बीच बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी शख्स से किसी बात पे नाराज़ हूँ, फॉर एग्जाम्पल नाराज़ हूँ और मैं उसके किसी सोशल इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता और मुझे इनविटेशन मिला कि आप आ जाएं, मैंने फ़ोन किया और मैंने कोविड का बहाना बना दिया फॉर एग्जाम्पल कि कोविड की वजह से नहीं आ रहा, जान छूट गई, है बीमारी, बात दुरुस्त है, आप खुद को भी महफूज बना रहे हैं, उसे भी महफूज बना रहे हैं, लेकिन बीच में जो आपका अपना मकसद है आप वो भी हासिल करें और उसको मैसेज भी पहुँचा दिया कि मैं नहीं आ रहा आपके सोशल इवेंट में। तो ये जो बीमारी है या कोई भी इसी तरह की कोई भी कैलामिटी आती है तो उसमें सारे सोशल नॉर्म्स साथ साथ चलते रहते हैं। बिल्कुल चलते रहते हैं, लेकिन इनको भी हमने अंडरस्टैंड करना है कि इन सोशल नॉर्म्स को हम किस तरह से समझ सकते हैं, अपने बच्चों की तरबियत में कैसे बेहतर तरीके से इनकलकेट कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को, लेकिन इस ब्रेक के बाद। फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक हो जाने से पहले इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी जिसमें हम बदलते हुए वक्त के साथ साथ अपने तकाजे बदलने की भी बात करते हैं कि अब वैल्यूज़ बदल चुकी हैं। जैसे कि बात हो रही थी वजीहा, ईसा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हमने ये देखा कि जैसे जैसे ज़माना डिजिटलाइज हो गया, जैसे जैसे हम मॉडर्निज्म की तरफ आए, टेक्नोलॉजी में आगे आए, हमारी वैल्यूज़ भी थोड़ी चेंज हो गई। अब इस वक्त के तकाज़ों की जब हम बात करते हैं, बदलते हुए वक्त के साथ अपने अंदाज़ों को, अपने तकाज़ों को बदलने की बात करते हैं, अपने ख़यालात को बदलने की बात करते हैं, तो यकीनन हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की गुंजाइश पैदा होती है कि अब हमने इस दौर के तकाज़ों को सीखना है, ये देखना है कि अब हमें किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, किस तरह से अपनी वैल्यूज़ को बच्चों में इनकलकेट करना है। लेकिन फिर वही बात आती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम रिलीजियस वैल्यूज़ की बात करें, अपनी कल्चरल वैल्यूज़ की बात करें,
उनको तो हमें एज इट इज़ ही बच्चों के साथ लेकर चलना है, उनमें ट्रांसमिट करना है, इस पे कितना काम करने की जरूरत है? अच्छा, मॉरल वैल्यूज़ ऐसी हैं कि टाइम के साथ साथ चेंज तो होती हैं, लेकिन बीइंग अ पेरेंट ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी वैल्यूज़ को डालें। वो फिर आगे वक्त के साथ वो चीज़ें कितनी ट्रांसफॉर्म होती हैं, चेंज होती हैं, वो फिर उस वक्त का तकाजा है। लेकिन जैसे बिलफर्ज हम अगर अपनी बात करें तो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें पीछे से आ रही हैं, जनरेशन से, हमारे पेरेंट्स से जो डाली हैं, लेकिन वो शिफ्ट हो रही हैं। जैसे इन्होंने भी बात की बड़ी अच्छी कि वो चेंज होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेसिक्स देना छोड़ दें। तो बेसिक्स साथ साथ रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मॉरल वैल्यूज़ नहीं रहेंगी तो फिर हमारा कल्चर ख़त्म, हमारी अपनी तहजीब ख़त्म। तो वो जो तहजीब है वो हमें शिफ्ट करनी पड़ती है। लेकिन अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स उस चीज़ को वैल्यू नहीं दे रहे होते कि खैर है, ये उसने भी नहीं किया, कंपैरिजन बहुत होना शुरू हो जाता है। और दूसरा ये कि एक चीज़ मैं और भी देखती हूँ कि हमारे यहाँ ना बच्चों को बहुत हद तक पॉलिटिकली हैंडल किया जाता है, फैमिली पॉलिटिक्स में बहुत डाल दिया जाता है कि अगर उस बच्चे ने नहीं किया उनके भी बच्चे नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें पहले नहीं थी हमारे टाइम पे, मुझे नहीं याद, हमारी मदर ये कहती था, टोका जाता था बच्चों को अगर वो कुछ कह रहे हैं या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। अब ये कहा जाता है नहीं बच्चे ब्लंट हैं, हमारा बच्चा ऐसे है, हम इसको कुछ कह नहीं, या ज़माना ऐसा है, बच्चे तेज़ हैं तो पेरेंट्स खुश हो रहे हैं। हमारे ज़माने पे इसको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता था, बदतमीज़ी मानी जाती थी, डिस्करेज किया जाता था। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि पेरेंटिंग में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। वो चीज़ें चेंज होने से जो है ना, डेफिनेटली आपको पता भी नहीं चलता आपका बच्चा उनको कितना नेगेटिवली लर्न कर लेता है। तो मॉरल वैल्यूज़ पे तो किसी सूरत कंप्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता है। उस पर कंप्रोमाइज़ करने का मतलब ये है कि आपने अपनी पूरी आगे की जनरेशन तबाह कर दी। वो डेफिनेटली आप देंगे नहीं तो वो आगे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आगे होगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो EQ की बात करें, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, वो जो हमारे एक जॉइंट सिस्टम में चल रहा है वो हमें लेके चलना है। स्पेशली जिन फैमिलीज़ में अब तो ये है ना कि अब अलग सिस्टम चल रहा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम का ज़रा कम हो रहा है वो रवाज। तो इस वजह से ये इशू भी ये आ रहा है कि बच्चों में पेरेंट्स वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे बच्चों की पर्सनालिटीज़ को। और अगर पेरेंट्स वर्किंग है तो डेफिनेटली टाइम नहीं मिलता। तो वो बच्चे की परवरिश कौन कर रहा है, कैसे हो रही है, या तो वो जो स्कूल में है बच्चे उनके थ्रू वो सीख रहा है या वो स्क्रीन से सीख रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट। आप देखिए पहले क्या था कि तहजीब सेम थी, मिलने का रवाज, अब हर बच्चे को देखते हैं तो ऐसे लगता है कल्चर ही डिफरेंट हो गया। अगर आप एक घर की बात करते हैं, घर के अंदर 4 बच्चों के डिफरेंट रवैये आ रहे हैं। पर्सनैलिटी से हट के बात कर रही हूँ, वैल्यूज़ की बात कर रही हूँ। और मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी कि सिस्टम होता है झूठ बोलने का, शेम का, ये सिस्टम्स होते हैं हमारे अंदर जो हम बचपन में इंस्टॉल करते हैं बच्चे के अंदर। तो वो सिस्टम इंस्टॉल अगर नहीं आपने किया तो डेफिनेटली वो जब एक चीज़ इंस्टॉल ही नहीं है तो उस पर कैसे वो वर्कआउट करेंगे। बिल्कुल, ये तभी इंस्टॉल हो सकता है जब घर का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि हम हर चीज़ बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, हम वो करके दिखा रहे हैं और हमारी प्रैक्टिसेस में वो चीज़ें शामिल हैं। तो शुमाइला, पेरेंट्स की बात आ गई, घर के माहौल की बात आ गई, डेफिनेटली एक घर के माहौल को बेहतर बनाना ही होगा और ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की। अगर वो ये सोचें कि अच्छा हम में से कोई एक करेगा, टाइम मिलेगा, छुट्टी आएगी, थोड़ा वक्त निकालेंगे, तो बहुत देर हो जाएगी शायद। देखिए, ऐसा तो बिल्कुल ऐसा होता भी है, बाज़ औक़ात हम ऐसा सोच भी रहे होते हैं। लेकिन आप एक बात थोड़ा सा अगर आप तवज्जो करें कभी इस चीज़ पे, मैंने ये देखा है कि जो वर्किंग वीमेन हैं उनके बच्चे बहुत सुलझे हुए और बड़े मतलब मैनर्ड होते हैं। अच्छा, जब बच्चे थे हमें अपने टीचर्स के बच्चे तो वैसे कोई आसमान सुतरे हुए लगा करते थे, हम कहते थे टीचर का बच्चा है, शौक से जाके उठा भी रहे होते थे, पकड़ भी रहे होते थे, बातें करना। लेकिन अब एक तो ये वाले इस तरह की चीज़ें भी ख़त्म हो गई कि टीचर का बच्चा है तो यूँ होगा या फलां का बच्चा है तो यूँ होगा। अब तो सब एक जैसे बच्चे हैं, सबकी वैल्यूज़ भी एक जैसी हैं। और अब एक चीज़ जिसमें मैं अगली जो एक बात है वो ये कि हम जो अब वाले पेरेंट्स हैं, अगर हम ये कहेंगे कि जो मैंने 20-25 साल पीछे हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया, हम 5 बहन भाई थे, 6 बहन भाई थे, पल गए बड़े हो गए पता ही नहीं चला। अम्मियाँ भी कह देती हैं साढ़े बच्चे रहना तंग नहीं सी किया, कहते हैं नॉर्मली, मैंने पेरेंट्स को कहते सुना है कि हमारे बच्चे इतना तंग नहीं करते थे। लेकिन आज के बच्चे जी बहुत तंग करते हैं। तो पहले भी मैंने कहा कि उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। अब आप एक बच्चे को टोकते हैं, मतलब मेरी अपनी घर में भतीजी है माशाल्लाह 7-8 साल की हो चुकी है। अब मैं उसको बड़ा गौर करती हूँ कि उसके क्या रवैये हैं। उसको जब टोका जाता है ना किसी बात पे कि बेटा बड़े बैठे बात कर रहे हैं, आप नहीं ना बोलें, बड़ों को टोकते नहीं हैं, तो उसका बरजस्ता हमेशा जवाब होता है मैं भी तो बात कर रही हूँ, आप मेरी बात का जवाब देना। मेरी बात को तो कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा। मतलब उसको हमेशा ये फील होता है कि वो बोलेगी उसको टोक दिया जाता है, वो करती है तो उसको रोक दिया जाता है। आप सब वही सारी बातें कर रहे हैं। आप अच्छा शाउट करने में पहले भी मैंने कहा था, हम जब कहते हैं शाउट नहीं करो, लेकिन हम ये कहने के लिए भी उस पर शाउट कर रहे हैं।
तो ऐसा है कि एक तो सबसे पहले हम पेरेंट्स को ये चीज़ें अपनी दुरुस्त करनी होंगी, और दूसरा एक ये कि हम रिजिड ना हों। जो पिछली चीज़ें थी वो पिछली थी, आज की नस्ल के मसाइल हमसे आगे के मसाइल हैं, ज़्यादा हैं। हम बच्चे को खींच के 10 साल 20 साल पीछे नहीं ले जा सकते भाई, हमने 10 साल आगे आना है। और मैंने देखा पेरेंट्स इसके लिए नॉर्मली तैयार नहीं होते कि हम क्यों अपने तरीक़ेकार बदलें। हम भी तो ऐसे मतलब हम कुफारे मक्का के जैसे हो जाते हैं कि नहीं जी, जो हमने कहा वही दुरुस्त है, जो हमारे बड़ों ने कहा वही दुरुस्त है, अब ये क्या बात हमसे कर रहे हैं। अब वक्त बदला है, हम 20-25 साल आगे आ चुके हैं, 21वीं सदी है, चीज़ें बड़ी तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, जैसे मैम कह रही थी। तो अब हमने भी तवज्जो इस चीज़ पर करनी है कि भाई हम अपने अंदाज, अपने ख्यालात कैसे बदल सकते हैं। इस पर सजेशंस जानेंगे अपने तीनों मेहमानों से। ज़रा हसाम से बात कर लेते हैं, उनकी रिसर्च के हवाले से, डीप लर्निंग मॉडल के हवाले से हम बात कर रहे थे। अच्छा हसाम, हमें ये भी बताइए कि अगर इसको कंट्री वाइड स्कोप मिलता है इस मॉडल को, इस रिसर्च को, तो फिर इसका फ़ायदा किसको होगा और किस तरह से होगा? देखिए, इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है ना, वो स्मॉल स्केल बिजनेस और जो गरीब लोग हैं उनको होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि अभी हमने देखा 3rd लेयर में वैक्सीनेशन हुई है, वैक्सीन लगवानी चाहिए, बट जब लोग वैक्सीन लगवाते हैं वो SOPs छोड़ देते हैं, जबकि इंस्ट्रक्शंस हैं कि वैक्सीन लगवानी है और SOPs को फॉलो करना है। अच्छा, अब प्रॉपर SOPs कैसे फॉलो होंगे? वो इसी तरह फॉलो होंगे जब प्रॉपर लॉकडाउन लगेगा, और प्रॉपर लॉकडाउन, पिन पॉइंट लॉकडाउन के जब हमें फोरकास्टिंग होगी, हमें पता होगा कि इस जगह पर इतना वायरल लोड है या इस जगह पर ये इस वायरस के चांसेस ज़्यादा है, कंटेजियस ज़्यादा है, तो उस जगह रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी जाएँ। ठीक। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर ये लार्ज स्केल पर इसको मतलब स्प्रेड किया जाए या इसको रियल टाइम इम्प्लीमेंट किया जाए, तो सब ज़्यादा फ़ायदा इसमें गरीब लोगों को होगा, जिनके स्मॉल स्केल बिजनेसेस एकदम बंद नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक जगह है जिसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, एक क्वाड्रेंट में वायरल लोड ज़्यादा है, मगर बाकी 3 क्वाड्रेंट का क्या कसूर है जिसमें लॉकडाउन लगा दिया जाता है और जिसमें स्मॉल स्केल बिजनेसेस डाउन वो बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं आपकी बात यहाँ पे रोकना चाहूँगी कि पब्लिक अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ ये देखा गया है, एक कॉमन प्रैक्टिस है, सब कर रहे हैं, सबके साथ हो रहा है तो ठीक है, हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन जैसे से आप बात करें कि एक ऑर्डर को सील कर दिया जाए या उसको लॉकडाउन उसको कर दिया जाए और बाकियों को उसी तरीके से एज इट इज़ अपना काम करने दिया जाए, क्या ये अवेयरनेस हो सकेगी? क्या ये एक्सेप्टेंस हो सकेगी कि ठीक है, अगर मेरे क्वाड्रेंट को सील किया जा रहा है, मुझ पे ये कंडीशन इम्पोज की जा रही है कि मुझे रुकना होगा और बाकियों को अपना काम कंटिन्यू करना होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस है कि हम एक्सेप्टेंस देंगे खुद को भी और दूसरों को भी। यहाँ पे देखें, हमें हर चीज़ प्रैक्टिकल करके पहले दिखानी पड़ती है, ठीक, फिर अवेयरनेस आती है। ठीक है, अगर हम इसी तरह अवेयरनेस स्प्रेड करते रहेंगे ऐसे होगा नहीं, पहले उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें, जिस जगह पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें, लोगों को दिखाएं कि देखें इसके रिजल्ट्स ये आ रहे हैं। ठीक है, और इससे आप लोगों के बिजनेस भी अफेक्ट नहीं हो रहे और ओवरऑल रिजल्ट बेहतर हो रहा है। तो जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पहले लोगों को यहाँ पर करके दिखाएंगे, ऑटोमेटिकली अवेयरनेस आना शुरू। इसमें आपको हेल्प आउट कौन करेगा इस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन? इसमें जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें हेल्प आउट डेफिनेट सी बात है कि जो इस टाइम रिसर्च सेंटर्स हैं, ठीक है, वो हेल्प कर सकते हैं इसको एक्सटेंड करने के लिए, इसको मज़ीद एक्यूरेट करने के लिए, क्योंकि इसमें ना ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स चाहिए होते हैं जो थोड़े से मतलब हाई पावर के होते हैं। ठीक है, तो इसमें फंडेड रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर्स जो होते हैं ना, बेशक प्राइवेट हो या गवर्नमेंट के हो, वो दोनों हेल्प आउट कर सकते हैं, और क्योंकि इसके कॉस्ट कम है और इसका साइज़ भी रिड्यूस्ड है। ठीक है, ये जस्ट एक मॉडल है, और इस टाइम NCOC के अंदर भी AI के मॉडल्स ही लगे हुए हैं, जो कि प्रेडिक्शन अभी उन्होंने 4th लेयर की दी है जुलाई में। और ये जो सारी चीज़ अब हो रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही हो रही है। तो सिर्फ सिंपल यही है कि इसकी अवेयरनेस है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की जाए। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हेल्प आउट डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कर सकते हैं। ठीक है, और वो पहले इसके फ़ायदे देखें, इसके एडवांटेजेस देखें, इस रिसर्च पेपर को पढ़ें, और अगर उन्हें मतलब समझ लगती है तो डेफिनेट सी बात है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। और जैसे हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो स्टेट इसमें अपना किरदार कैसे अदा कर सकती है, हसाम से ही जानेंगे। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू।
बैक सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू करें अखलाकी तरबियत के हवाले से, अखलाकी तरबियत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, सोल्यूशंस और सजेशन जानेंगे अपने तमाम मेहमानों से। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम हसाम से बात कर रहे थे, उनकी नई रिसर्च के हवाले से बात हो रही थी, कोविड-19 के हवाले से जो उनकी रिसर्च चली है जिसमें डीप लर्निंग मॉडल जो है उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। इसके फ़वाइद क्या हैं, आने वाले वक्त में किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है, इसकी डिटेक्शन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या किरदार अदा करना है और किस तरह से स्टेट इसमें अपना किरदार अदा कर सकती है, क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। हम हसाम से ही कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। जी, स्टेट इसमें क्या हेल्प आउट कर सकती है आपको और ये कितना हेल्पफुल साबित हो सकता है स्टेट के लिए आने वाले वक्त में? स्टेट इसमें ये हेल्प आउट कर सकती है कि हाई प्रोसेसिंग ग्राफिक यूनिट्स प्रोवाइड करें और वो इतने कॉस्टली स्टेट के लिए नहीं होते, ठीक है। उससे ये है कि जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल इसकी एक्यूरेसी अगर 70% है तो 92-93 तक इसकी एक्यूरेसी जा सकती है। जब इसकी एक्यूरेसी वहाँ तक पहुँच जाती है तो इसकी रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम आ जाते हैं। जब रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन होती है तो ऑटोमेटिकली इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। जब इसके रिजल्ट्स आएंगे तो जो पब्लिक है उसको अवेयरनेस आना शुरू हो जाएगी कि हाँ, अगर गवर्नमेंट इधर लगा रही है लॉकडाउन वो किसी वजह से लगा रही है, क्योंकि इस टाइम एक कन्फ्लिक्ट है गवर्नमेंट में और जो पूरी ये बिज़नेस कम्युनिटी है इसमें कि वो कहते हैं कि भी लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए या इन टाइमिंग्स पे लगना चाहिए। तो जब रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे तो जो ये कन्फ्लिक्ट है ये भी ख़त्म हो जाएगा और इसमें ये फ़ायदा होगा कि हमेशा जब भी रिसर्च पे इम्प्लीमेंटेशन होती है ना तो कंट्री के इकोनॉमिक पैरामीटर्स इम्प्रूव होते हैं जब भी रिसर्च पे इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो इसमें मेरी यही सजेशन है कि एक तो रिसर्च की जाए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में बजाय हार्डवेयर के, दूसरा इस स्पेसिफिक रिसर्च के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स यूज़ किए जाएँ, इसकी एक्यूरेसी बढ़ाई जाए, रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन की जाए, पब्लिक ऑटोमेटिकली अवेयर हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। और जहाँ पब्लिक अवेयरनेस की बात करते हैं हम, तो हमें हर डिपार्टमेंट पे, हर सेक्टर पर काम करना है। इसी तरीके से हमने अखलाकियात को भी प्रमोट करना है। तालीम पर तो हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, लेकिन अच्छी तरबियत के लिए हमें काम करना है। तालीम और तरबियत दोनों साथ साथ चलेंगी तो ही हमारा बच्चा अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेगा। तो ईसा क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे तालीम के साथ साथ तरबियत को बेहतर बनाया जा सकता है? सबसे पहले तो ये बात है कि हमें तरबियत की जब हम बात करते हैं तो अमूमन जनरली हमारे जहन में ये बात होती है कि हम जो हमारा ट्रेडिशनल डिस्कोर्स जो चल रहा है, जिस तरह से हमारे बड़े और वो पुराना सिस्टम चलता था उसी को कंटिन्यू किया जाए। मैं थोड़ा सा इसमें मुख्तलिफ राय रखता हूँ। वो ये है कि हमें मॉडर्नाइजेशन को, हमें डिजिटाइजेशन को और हमें नए जो चीज़ें आ रही हैं, नई डेवलपमेंट, हमें इसको रेजिस्ट नहीं करना। हमें ना सिर्फ इसको अडॉप्ट करना है बल्कि इसको अडेप्ट करना है, इसके साथ ख़ुद को एडजस्ट करना है। और हमारी सोशल सर्कल में, हमारे पर्सनल सर्कल में और हमारे फैमिली के सर्कल में, किसी भी सर्कल में इतनी स्पेस होनी चाहिए कि हम जो नई मोडालिटीज़ हैं उनको एडजस्ट कर सकें, ठीक है। इसी के साथ साथ तालीम तो ऑब्वियसली एक फॉर्मल एजुकेशन चलती है, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस वगैरह। तरबियत भी जो है वो हमारी जो एक ट्रेडिशनल सेंस में जो मानूम है हम लेते हैं वो भी हमारी कहीं ना कहीं से चल रही होती है, लेकिन हमें इस तरबियत के मानी को अब बदलना होगा। हमें तरबियत को जो है वो उस कॉन्टेक्स्ट में अब देखना है कि जहाँ पर मॉडर्निज़म कहाँ पे खड़ी है। क्योंकि अगर हम अपने इस तरबियत के कॉन्टेक्स्ट को, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, इसको नहीं बदलेंगे तो यहाँ पर क्लैश मॉडर्नाइजेशन और उस तरबियत का हमारे बीच में आता रहेगा। हमें इसको चेंज करना होगा, हमें इस पर फोकस करना होगा, हमें इसको और जो है वो देखना होगा और तरबियत के जो हम मानी हैं हमें इसको अब बदलना होगा, हमें उसको नई मीनिंग देने होंगे। तो इससे ये होगा कि जो अगले आने वाले वक्त हैं उसके लिए हमारी नई जनरेशन तैयार हो जाएगी। डेफिनेटली बड़ी अच्छी सजेशन आपने दी। लेकिन जब हम बात करते हैं चेंज लाने की, बदलने की, तो हम ये देखते हैं कि वजह बहुत सारे टैबूज आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टिग्मास आ जाते हैं, स्टीरियोटाइपिंग आ जाती है कि नहीं आप क्यों बदलें, हम तो चलते आ रहे हैं, हम नहीं बदलेंगे। साइकोलॉजिकली कैसे डील करें खुद को भी और दूसरों को? अच्छा, साइकोलॉजिकली नो डाउट कि इन चीज़ों का इफेक्ट आता है, लेकिन मैंने वो भी लोग देखे हैं कि जो इन चीज़ों को था ना सुना और एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया। ये बहुत मैटर करता है कि हम फिल्टर करें जो भी स्टिग्मास, जो भी टैग्स, टैबूज, जो भी चीज़ें हम फेस करते हैं, हम फिल्टर जब करना शुरू करते हैं, जितने भी लोग उसको फिल्टर
फ़िल्टर करते हैं उनकी लाइफ बहुत पीसफुल रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हर डाटा, हर इंफॉर्मेशन को दिमाग में प्रोसेसिंग पे लगा देते हैं और रात को सोने से पहले उस सब डाटा को हम चलाते हैं, जिसकी वजह से हम उससे बाहर ही नहीं आते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें हैं क्लासरूम में भी यही करते हैं, हर चीज़ को फ़िल्टर करते हैं, तो वो फ़िल्टर लगना बहुत ज़रूरी है। जब वो लग जाएंगे तो उससे ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो तवज्जो नहीं देना जिनको ज़रूरी होता, तो वो जब तवज्जो नहीं देंगे तो वो हमें इफेक्ट नहीं करेंगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ इखलाक की बात हो रही है, चेंज की बात हो रही है, तो हज़रत अली का भी कौल है कि आप बच्चे की तरबियत उस ज़माने के मुताबिक करें रैदर देन कि आप अपने हिसाब से करें। तो बहुत सारी चीज़ों को हमने गुजरते हुए ज़माने के साथ लेके चलना होता है। अगर ऐसा ना करें तो हम तो फिर वो पत्तों के ज़माने से निकले ही ना कभी बाहर। तो ये चेंज जो है ये ज़रूरी भी है। चेंज गुजरते वक्त के साथ साथ ये हमारी सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है, मेंटल हो या फिर फिज़िकल हो, ये सर्वाइव हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और एंड पे ही मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि इंसान को कोई भी जो जितने भी इंसान हैं, हमेशा हज़रत अली का भी कौल है कि इखलाक से बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर मुसीबतें हमारी ज़ुबान की वजह से आती हैं। यकीनन ऐसा ही है। पर्सनालिटी पे क्या जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है अगर आप दूसरों से अच्छे से बात करें, जो दूसरों से अच्छे से डील करें। यकीनन वो एक बात बड़ी मशहूर है कि आप तल्ख से तल्ख बात अगर शुगर कोटेड वे में कह दें तो वो उस तरह से बुरी नहीं लगती है। अगर आप उसको बिल्कुल झाड़ के कह दें कि ये नहीं करो वो नहीं करो, तो थोड़ा सा हमें अपने तरीके का इसमें पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है। साइकोलॉजी में 2 टर्म्स होती हैं, सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक। साइकोलॉजी फोर्स करवाती है कि आप एम्पैथेटिक हों, एक दूसरे के नज़रिए को समझ के बात करें। हम हो जाते हैं सिंपैथाइज कर लेते हैं, अपने आप को भी उसके गम में डाल देते हैं और अपने गम को खोल के बैठ जाते हैं, अपनी तकलीफों को कि अगला कुछ शेयर कर रहा है तो हम ये अक्सर कहते हैं कि तो मेरे साथ भी हुआ, तो हम अगले की कंडीशन तो कुछ भी नहीं हुआ जो मेरे साथ हुआ वो एग्जैक्टली। तो पर्सपेक्टिव को समझने की बहुत ज़रूरत है। अक्सर मैंने भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की हैं अपने अंदर बीइंग अ ह्यूमन, और कर रही हूँ कि पर्सपेक्टिव जब हम समझने लग जाते हैं, वहाँ पे मैंने नोट किया है कि तलख जो बातें हैं या बहुत सारे रवैये हैं उनमें बहुत फ़र्क आता है। लेकिन अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से बाहर नहीं निकलते और दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते तो वहाँ पे 100%, मैं ये नहीं कहूँगी 99.9, 100% चांसेस हैं कि आपके रिलेशन सर्वाइव नहीं कर सकते और बेहतरी के कहीं पे भी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो शुमाइला क्या सजेस्ट करना चाहेंगी ओवरऑल पेरेंट्स को, टीचर्स को और हमारे इस सोसाइटी के बुजुर्गों को जिनका एक बड़ा अहम किरदार है आने वाली नस्ल को संवारने में, उसकी बेहतरीन तरबियत करने में? देखिए, एक तो ये कि जैसे इन्होंने भी कहा, ईसा ने भी, कि तब्दीली को कबूल करें। जो मज़ीद ज़माना आगे से आगे बढ़ रहा है, आप अपने आप को अपग्रेड करें, आप इनके साथ चलें। और दूसरी बात ये कि जो मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने अब तक देखा है कि मुझे अगर कभी किसी ने नसीहत की तरह नसीहत की है, तो जब हम जवान थे, बच्चे थे, तो उस वक्त बुरा लगता था। तो यही चीज़ जब मैंने अपनी स्टूडेंट्स पे, अपने आसपास के मतलब अगली नस्ल के लोग हैं उनके साथ करके देखा कि जब भी मैंने नसीहत करके देखी है, वो चिढ़ गए, उन्होंने वो किया जो उनके दिल में था, उन्होंने हमारी बात को बिल्कुल नहीं लिफ्ट कराई। तो क्या कि नसीहत करने के लिए फिर वही बात है कि अमल करके दिखा दें। नसीहत को हंसते खेलते भी तो हो सकती है, प्यार से भी तो हो सकती है, ये क्यों हमेशा हम डंडा हाथ में लेके खड़े रहें। और तीसरी बात ये कि सिलेबस जो हमारा है उसको अब अपग्रेड कर लें, बहुत हो गया। एज एजुकेशन के महकमे से जैसे मैं, तो मेरा हमेशा से इस्तदलाल रहा है कि हमारा जो सिलेबस है वो आज के दौर से 10-15 साल पीछे का चल रहा है। अब मेहरबानी करके जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, जो माहिरीन तालीम हैं, बड़े लोग हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अब इस सिलेबस को आप नए मेयारात के मुताबिक थोड़ा आगे ले आएँ। अब इसके चेंज होने का वक्त आ चुका है। आपके पास इतने सारे एजुकेशन के सिस्टम और निसाबात चल रहे हैं, एक तरफ सरकारी है, एक तरफ प्राइवेट है, एक तरफ आप समझती हैं ऑक्सफोर्ड फलां। तो जब इस तरह का वो एक मुसाबकत की फ़िज़ा है, तो फिर हमें भी जो सरकारी हैं या जो इस तरह से चल रहा है मामला, इसको भी आगे लेके चलें। और अब जो है वो चेंज आ चुका है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में मजीद इसमें भी बेहतरी आएगी। हसन, क्या मैसेज देना चाहेंगे ओवरऑल आज की डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए? इस रिसर्च के हवाले से नौजवानों को किस तरह से आप इंडोर्स करेंगे कि वो आगे आएँ और उनको इनकरेज करना कितना ज़रूरी है? मैं सबसे पहले मेन मैसेज यही है कि अंडर ग्रेजुएट में, स्पेशली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन होती है जिसका फ़ायदा नहीं होता। अगर स्मॉल स्केल पे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जाएं और अच्छी रिसर्च कंडक्ट की जाए, उसका डायरेक्ट इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे इफेक्ट होता है। ठीक है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उसमें बहुत सारे टेक कंपनीज़ हैं,
आती हैं, हमारे पास नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो हर साल पर ईयर साइटेशंस देखते हैं, रिसर्च आउटपुट देखते हैं। रिसर्च आउटपुट हमेशा ग्रास रूट लेवल से इम्प्रूव होती है। तो जब ग्रास रूट लेवल क्या है, जब अंडर ग्रेजुएट में बंदा है, अंडर ग्रेजुएट में जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर रिसर्च कंडक्ट करें तो उसका बहुत फ़ायदा है। और वो रिसर्च कंडक्ट करें और उसको फैसिलिटेट करें, यूनिवर्सिटी गाइड करे कि फंड्स को कैसे मैनिपुलेट करना है, ठीक है, किस तरीके से हमने रिसर्च के जो डाटा है वो इकट्ठा करके उसको फिट करना है पेपर्स के अंदर। तो ये मेरा मैसेज है, जिससे ओवरऑल साइटेशंस पे और इकोनॉमिक फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लॉन्ग रन में हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप सबका, जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसमें हमने तालीम के साथ साथ तरबियत को बेहतर बनाना क्यों ज़रूरी है उस पर फोकस किया। और जहाँ इखलाकियात की बात आती है, इखलाकी कदरों को जानने की बात आती है, इखलाकी तरबियत को बेहतर बनाने की बात आती है, तो हम किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हो, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इखलाक को बेहतर बनाएं। दूसरों से हमें किस तरह से बात करना है, ये नहीं कि जिससे हमें आने वाले वक्त में कोई काम हो सकता है, कोई फेवर ले सकते हैं हम, तो उसके साथ तो हम बड़े इखलाकन में बहुत खूबसूरती से बात करें, बहुत अच्छे से डील करें। लेकिन जहाँ हमें लगता है कि हमें कोई फेवर नहीं मिलेगी, आने वाले वक्त में ये बंदा हमारे काम नहीं आ सकता, तो वहाँ हमारी इखलाकी कदरें चेंज हो जाती हैं। इस चेंज को, इस डुअल स्टैंडर्ड्स को हमें ख़त्म करना है और अपने इखलाकियात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। यही पैगाम है। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब के लिए अल्लाह निगहबान।